चलिए आज हम डिस्कस करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जो कि पॉलिटी के चैप्टर 16 में दिया हुआ है, एम लक्ष्मीकांत 6th एडिशन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, नेशनल इमरजेंसी है क्या और इसे क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जो है राष्ट्रीय आपातकाल इसको हिंदी में कहते हैं, और इसे लागू करते हैं राष्ट्रपति। अब लागू जब राष्ट्रपति करते हैं तो असल में राष्ट्रपति लागू करते हैं कि नहीं ये भी देखेंगे, और क्यों करते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो हमारे संविधान के भाग 18 में इसे शामिल किया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है, किसी संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है। इसे वास्तविक जो मूल संविधान है उसमें दिया गया है, भाग 18 में 352 से लेकर के 360 तक। हालांकि नेशनल इमरजेंसी जो है कहीं भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, और ना ही 3 तरह की इमरजेंसी की बात करता है हमारा संविधान सिर्फ एक शब्द को इस्तेमाल करता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो वो सब चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इसके पीछे पर्पस क्या होता है। पर्पस होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूरी शक्ति दी जाती है कि जितनी भी अबनॉर्मल सिचुएशन हो, चाहे कितना भी टफ सिचुएशन हो, कितने भी ख़राब सिनेरियोज और सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए हों, तब भी हम अपने देश को अच्छे से सुरक्षित रख पाएँ। तो रीज़न यही है कि सेफ गार्ड, सुरक्षा, मतलब सेफ गार्ड पूरे देश की सुरक्षा, और समग्र रूप से कहें तो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को बनाए रखना। किस चीज़ का? देश का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का और कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान का, देश का और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ये इमरजेंसी प्रोविज़न दिए गए। ये इमरजेंसी प्रोविज़न इसलिए नहीं दिए गए हैं कि ताकि कोई सरकार सत्ता में आ जाए, उसके बाद इमरजेंसी घोषित कर दे और बोले कि अब तो हम मौज काटेंगे। नहीं, इमरजेंसी प्रोविज़न देश की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की सुरक्षा के लिए है। ये लोगों के अधिकारों के हनन करने के लिए इमरजेंसी नहीं है। हाँ, अब ये बात अलग है कि इमरजेंसी का जब ये पहली बार लागू हुई थी तो उस समय इसके दुरुपयोग देखे गए थे, मगर उसके बाद से कई बार न्यायालयों ने बहुत तरह के अलग अलग फैसले सुनाए, जिस फैसले के तहत आज परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है। हम नहीं कहेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का सिर्फ दुरुपयोग होता है। ठीक, रीज़न हमने देखा। अब ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल। केंद्र सरकार के पास पूरी शक्ति आ जाती है, और राज्य जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल कंट्रोल में आ जाते हैं। हम कह सकते हैं टोटल कंट्रोल। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल स्ट्रक्चर का फिर क्या हुआ? फेडरल स्ट्रक्चर का डेफिनेटली इमरजेंसी के टाइम पे विध्वंस हो जाता है। आई मीन डेफिनेटली फेडरल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता उस पर्टिकुलर टाइम पे। हम ऐसा क्यों करते हैं? फिर ये तो संविधान की अवहेलना है? नहीं, संविधान की अवहेलना इसलिए नहीं क्योंकि आर्टिकल 352 इस बात की स्वयं ही पुष्टि करता है कि जब 352 यानी राष्ट्रीय आपात लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल, तब स्वतः ही स्ट्रक्चर, जो देश का जो शासन व्यवस्था है उसका जो ढांचा है वो अपने आप ही बदल जाएगी, और किसी संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी पार्लियामेंट को इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। केवल 352 के तहत जब राष्ट्रपति घोषणा करेंगे कि हम देश में इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, आपातकाल घोषित करने जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इस भाषण, इस प्रोक्लेमेशन से ही, इस उद्घोषणा से ही राज्य केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाना विदाउट एनी अमेंडमेंट, विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट। तो संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत या किसी भी प्रकार के संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर 352 लागू होता है तो। अब सवाल ये है कि 352 लागू क्यों होता है? कैसे कोई कर देता है अचानक से लागू? लागू करने के आधार पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, हमारे बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने कहा कि किसी भी दूसरे ऐसे
फेडरल सिस्टम में इस तरह का प्रावधान नहीं दिया गया, तो फिर हमने ऐसा प्रावधान क्यों दिया? उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए अपने आप में यूनिक फीचर है। यूनिक इसलिए क्योंकि भारत ही एकमात्र नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ प्रमुख देश है जो इस तरह की गतिविधि में संलग्न है। बी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व करते हैं कि ऑल फेडरल सिस्टम हैज़ टाइट मोल्ड, माने कि वो अपने आप को फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी में नहीं बदल सकते। नो मैटर व्हाट हैपन, कुछ भी हो जाए उनका जो सिस्टम है वो नहीं बदलने वाला है। तो कहेंगे कि अमेरिका कैसे सुरक्षा करेगा? भाई इमरजेंसी में आपको उसको यूनिटरी हो जाना चाहिए, क्यों होगा? नहीं होगा। अमेरिका का ऐसा मानना है कि हम तो फेडरल रह करके भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो सच में ये संदेहजनक बात है कि भारत में आखिर ऐसा क्यों? भारत में राज्यों की संप्रभुता को बनाए ना रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत देखने को मिले हैं आए दिन, हालांकि हम उस मैटर पे भी नहीं जाएंगे। तो उसके बाद हमने यूनिक फीचर की बात की कि ये जो सिस्टम है फेडरल स्ट्रक्चर से अपने आप यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाना विदाउट एनी अमेंडमेंट, ये अपने आप में यूनिक फीचर है भारत के लिए, और ये दुनिया के किसी दूसरे फेडरल सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है। इंडिया में क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस फेडरल स्ट्रक्चर से हम यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमने कहा कि 352 लागू क्यों करते हैं, मतलब नेशनल इमरजेंसी लागू करने के आधार क्या हैं, क्यों लागू करते हैं? तो इसमें 3 कारण बताए जाते हैं: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। अब सवाल यह है कि 352 के तहत जब हम नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, जब वॉर हो, 2 देशों के बीच युद्ध हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की बात हो, या फिर आर्म्ड रिवेलियन की, इन तीनों आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इवन वॉर होने से पहले भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है अगर राष्ट्रपति इस बात से पूरी तरह से आशंकित है, उसे लगता है कि वॉर होने की संभावना है, तब लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें अब सवाल है कि क्या राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया इमरजेंसी है ना, उसे सिर्फ लगेगा, मान लो कि सपना आया कि हाँ ऐसा होने वाला है और उसने लगा दिया, तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर राष्ट्रपति का जो उद्घोषणा है आपातकाल को लेकर के, उस पर प्रश्न किया जा सकता है, और अगर गलत मंशा से ऐसी उद्घोषणा की गई यानी आपातकाल की, तो उसमें प्रश्न किए जाएंगे, उसमें स्क्रूटनी की जाएगी और फिर वो उसे खारिज भी किया जा सकता है। तो मेलाफाइड नहीं होना चाहिए वो, इतना हमारे जुडिशल सिस्टम ने कह रखा है अपने फैसले में। तो खैर वो बात की बात है, लेकिन सुरक्षा की बात हो तो यहाँ पे राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वविवेक का इस्तेमाल मैं नहीं कहूँगा, स्वविवेक अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति का मतलब सीधा सीधा है कैबिनेट। राष्ट्रपति का मतलब है कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट के बिना पत्ता तक नहीं हिलेगा। तो प्रेसिडेंट अगर राष्ट्रपति शासन लगा रहा प्रेसिडेंट अगर आपातकाल की घोषणा कर रहा है, तो इसका सीधा सा संबंध है कि कैबिनेट के कहने पर ही कर रहा है, अपने मन से वो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में आप देखेंगे आर्टिकल 74 और 75 ना, उसमें कहता है 74 स्पेसिफिकली कि हमारे पास एक प्रेसिडेंट होगा और हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि हेडेड यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित होगा, या लीडरशिप उसमें प्रधानमंत्री का होगा। तो प्रधानमंत्री वाली जो कैबिनेट है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे, ये क्लियरली आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते, और बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किए गए बिना कोई काम मतलब इनके सलाह के बिना किए गए काम वो असंवैधानिक करार दिए जाएंगे। वो आर्टिकल 74 का उल्लंघन माना जाएगा, यानी कि संविधान का उल्लंघन, और संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा दायर किया जा सकता है, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इम्पीचमेंट जैसी नौबत आ सकती है, उसमें हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करता है तब ऐसे किया जा सकता है, जबकि ये क्लियरली संविधान का उल्लंघन माना जाएगा।
तो हम थे आर्टिकल 352 में, जिसमें वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। अब देखिए, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जो है, इसमें जब हम इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो इसको कहा जाता है इमरजेंसी ड्यू टू, नहीं, एक्चुअली इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाता है। आई एम सॉरी इफ़ ओके। तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इमरजेंसी लगे तो उसे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, और आर्म्ड रिबेलियन की वजह से अगर देश में इमरजेंसी लगती है तो हम उसे इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। अब ये अंतर क्यों है? क्योंकि ये साफ झलकता है कि मान लीजिए वॉर होता है दो देशों के बीच, एक्सटर्नल एग्रेशन कोई भी आक्रांता देश जब भारत पर किसी भी प्रकार का दबाव बना रहा है, लगातार बना रहा है, तो वो दो देशों के बीच और बाहरी आक्रमण की बात हो रही है। लेकिन आर्म्ड रिबेलियन अक्सर देश के भीतर हो रहा है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा फंडेड ही क्यों ना हो, उसके द्वारा प्रोत्साहित ही क्यों ना हो, लेकिन आर्म्ड रिबेलियन जब होता है अपने देश में तो उसे हम इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। इंटरनल इमरजेंसी, क्योंकि वो भारत के अंदर ही हुआ है ना। अब ये आर्म्ड रिबेलियन जो शब्द है उसे संशोधित किया गया था। पहले ये आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, इसे पहले कहा गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी के कारण इमरजेंसी। और इसका दुरुपयोग हुआ 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने उस शब्द के आधार पर इमरजेंसी घोषित कर दी थी। और ये आंतरिक गड़बड़ी क्या है, जबकि उस समय सशस्त्र विद्रोह कुछ हुआ भी नहीं। तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इमरजेंसी लगा देना पूरे देश में, और उस इमरजेंसी का फ़ायदा किसे मिला? इंदिरा गांधी को मिला, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला। तो ऐसे किसी भी मैलाफाइड इंटेंशन से किए गए काम को नकारना ज़्यादा ज़रूरी था। और इसलिए जब मोरारजी देसाई की सरकार आई उसके बाद, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट में उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए, स्पेसिफिकली पिछली सरकार की तमाम उन खामियों को हटाने के लिए। और उसमें से एक ये था कि राष्ट्रपति जो हैं इमरजेंसी, आपातकाल घोषित नहीं कर सकते हैं केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब राष्ट्रपति को इमरजेंसी घोषित करना होगा तो उसमें कैबिनेट का रिटन ऑर्डर चाहिए होगा, या रिटन एडवाइस चाहिए होगा। तो कैबिनेट की रिटन एडवाइस का मतलब हुआ कि अब सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने मात्र से वो राष्ट्रपति जो है सो आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो संविधान का हिस्सा बन गया 44th अमेंडमेंट एक्ट करने के कारण। तो अब कैबिनेट, पूरे इंटायर कैबिनेट का हस्ताक्षर होगा, लिखित हुआ। अब लिखा हुआ होने से क्या होगा कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार होगी, केवल प्रधानमंत्री नहीं। और इसे लागू करना भी उतना आसान नहीं होगा। कैबिनेट का हस्ताक्षर होगा और फिर जाकर के नेशनल इमरजेंसी जैसी चीज़ आएगी, और उसके बाद भी उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। और एक और बात है, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो फंडामेंटल राइट अपने आप जो है सो डिसबैंडेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स में भी दो आर्टिकल हैं ऐसे जो ख़त्म नहीं होते। पहला ये कि जीवन का अधिकार है ना, जीवन का अधिकार ख़त्म नहीं होता। आपको राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 आपका जो है सो सुरक्षित रहता है, और आर्टिकल 20 एंड 21 ये दो आर्टिकल सुरक्षित रहते हैं। बाकी सारे आर्टिकल को ऑटोमेटिकली हटा दिया जाता है। अब बोलेंगे कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या रहेगा? वो नहीं रहेगा। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे क्रिटिसाइज करने का हक हो, मुझे अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का हक हो। नहीं, वो ऐसे वक्त पे देश की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी अपनी पर्सनल किक नहीं, है ना। तो ये है नेशनल इमरजेंसी के कुछ हिस्से। हालांकि अब हम 352 को पूरी अच्छे तरीके से अभी भी मैंने डिस्कस नहीं किया। 356 आता है नेक्स्ट इमरजेंसी, जिसे हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल। एक्चुअली इसके लिए संविधान कोई भी नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करता है। 356 में कहा गया है कि इमरजेंसी लगेगी, कब लगेगी? ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जब संविधान के धाराओं का या संविधान की विभिन्न प्रावधानों का राज्य
उसको फॉलो करने में असफल रहती है तो केंद्र वो सत्ता अपने हाथ में ले लेती है, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, ताकि संविधान की जो सर्वोच्चता है वो बरकरार रखी जा सके या संविधान का शासन देश में बना रह सके। कोई ऐसा राज्य ऐसा ना करने लगे कि गुंडागर्दी भी चल रही है और हम या फिर केंद्र सरकार आंख मूंद करके बैठी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से संविधान में तमाम सुरक्षा सेफगार्ड्स दिए गए हैं, मगर फिर भी तमाम इतने सेफगार्ड्स के होते हुए भी इसके कई दुरुपयोग देखे गए हैं। वो एक बार भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मेरा ये यकीन है कि हम जितना भी अच्छा संविधान बना ले, अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग गलत होंगे तो हम कभी भी देश को सही नहीं कर पाएंगे, और अगर हम कितना भी खराब संविधान बना ले, अगर देश में लोग अच्छे होंगे, उसे अच्छे नीयत से शासित किया जाएगा तो अच्छे बुरे से बुरा संविधान भी अच्छा परिणाम लेकर आएगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने जोर दिया था कि व्यक्ति कैसा है, देश के नागरिक कितने सबल हैं, सक्षम हैं, और देश के प्रति उनका भाव कैसा है, वो क्या दिखावा मात्र करना चाहते हैं, क्योंकि शक्ति हमेशा जिसे एकत्रित करना होता है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। अब भीमराव साहब की जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी अच्छी है, मगर चाहे ना चाहे कोई शायद फॉलो नहीं कर पाता आज, इसलिए देश का हाल बहुत अच्छा नहीं हो पाया। मतलब बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। और कुछ अगर इसमें डिस्कस करने लायक है तो मैं क्या कहूँ इसमें कि 352 के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले 360 के बारे में बता देता हूँ कि दूसरा हमने 56 बताया, जिसे हम ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और 360 है कि ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो डेंजर में हो, खतरे में हो, तब जा करके 360 के द्वारा एक इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। हालांकि इसके लिए भी इमरजेंसी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इमरजेंसी ही माना जाएगा इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। तो इसमें होता यूँ है कि सबके पेमेंट कट कर दिए जाते हैं, आधा कर दिया जाता है, ताकि देश की जो साख है वो बचाई जा सके और बनाई जा सके, और फिर लॉन्ग टर्म में फिर इसे गेन किया जा सकते, रिवाइव किया जा सके। तो इमरजेंसी से होता ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता कि इक्वल वेज, इक्वल राइट्स, ये सब कुछ नहीं चलेगा उस समय देश को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ था 352 में